नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जर्मनी की आईफॉर्म कंपनी के साथ एक एमओयू साइन की है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिससे जैविक कृषि के क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी के हाथ एमओयू साइन किया है। उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा वन, नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जबकि राज्य में मौजूदा समय में 34% खेती प्राकृतिक खेती के रूप में की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि जैविक खेती को साल 2025 तक 50% किया जा सके। इसके लिए राज्य में 6400 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है और उसी के तहत जर्मनी की कंपनी से एमओयू साइन किया गया है, जिससे प्रदेश जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ेगा। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में अब 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है। और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में। ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूंकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का, एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है, इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग किया जा रहा है और इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर जो भी बेहतर है वो सब किया जा रहा है, प्रदेश सरकार की ओर से भी किया जा रहा है। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। जोशीमठ नगर में भूधंसाव और दरारों के चलते कई बैंक प्रभावित हुए हैं। नगर के बीचों बीच स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा भी दरारों की चपेट में आ गया है। तो वहीं मारवाड़ी ट्रैक के समीप भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी भूधंसाव की जद में है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि एसबीआई बैंक ने भी अपने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी सामान नगर से बाहर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो जोशीमठ नगर के एसबीआई बैंक में कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। माध्यम से उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगा, जोशीमठ के निवासियों को, कि अभी बैंक यहीं पे है, कहीं नहीं गई है। यहाँ से पूर्णतः सुचारू रूप से संचालित है। इसके अलावा अफवाहें फैलाई जा रही है कि बैंक यहाँ से वहां चला गया है, गोपेश्वर चला गया है या वहां से कोई काम नहीं हो रहा है, ये पूर्णतः गलत है। कुछ दिनों से बीएसएनएल की तरफ से कुछ कनेक्टिविटी की इशू आ रही है, कनेक्टिविटी आ रही है, जा रही है। तो जो भी यहाँ पे जो नियमित कार्य है थोड़ा सा बाधित हुआ है, बट सारा काम अच्छे से तरीके से और सुचारू रूप से निरंतर चलता रहेगा।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अभी हाल ही में जोशीमठ का दौरा करके देहरादून लौटे थे। अपने जोशीमठ प्रवास के दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जोशीमठ आपदा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जोशीमठ को लेकर अपडेट ले रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि जोशीमठ में होने वाले विंटर गेम्स इस बार भी हो, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। सड़कों में दरार आई है और थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हुई है, लैंड हैज बीन संक, तो उसको देखते हुए उसमें उसकी मरम्मत की जाएगी। और निश्चित रूप में मैं जब जोशीमठ गया था तो मैंने देखा था कि लोगों ने अपने घरों के नीचे सेप्टी टैंक्स बना दिए हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब कोई सोते फूटते हैं या कोई जिस प्रकार का प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी जो है मट्टी को लेकर के निकलता है और वहां पर काफी कैविटी हो जाती है। तो देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के दौरान तकरीबन 73 शिकायत आई हैं, जो कि बिजली, पानी और जमीन आदि से संबंधित है। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। बाकी शिकायतों का अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और वो जल्द ही उसका निस्तारण करेंगे। बता दें कि डीएम प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं। के करीब हमारी शिकायतें आई थी और इसमें वही मिक्स हमेशा जैसे बिजली, पानी, लैंड, इनसे रिलेटेड थी समस्याएं लोगों की और हमने कोशिश की कि सभी का निस्तारण कर पाए। के करीब हमारी शिकायतें आई थी और इसमें वही मिक्स हमेशा जैसे बिजली, पानी, लैंड, इनसे रिलेटेड थी समस्याएं लोगों की और हमने कोशिश की कि सभी का निस्तारण कर पाए। तो देहरादून में नगर निगम के कचरा प्रबंधन को लेकर मुहिम चलाई जा रही है और इसमें कई संस्थाएं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सरकारी दफ्तर और शहर को साफ रखने के लिए लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हें नगर निगम ने स्वच्छता चैंपियन नाम दिया है। अभी तक में 60 लोग इसके लिए नामांकन करा चुके हैं और इस दौरान मेयर सुनील उनियाल नामा ने बताया कि स्वच्छता चैंपियन को नगर निगम सभागार में सम्मानित भी किया गया। देहरादून में इसकी शुरुआत हमने गांधी पार्क से करी थी और आज जो स्वच्छता चैंपियन स्वेच्छा से इसे देहरादून को साफ करने के लिए, देहरादून की सफाई व्यवस्था ठीक हो, देहरादून से प्लास्टिक मुक्त हो, इसके लिए जो स्वच्छता चैंपियन बने हैं आज उनको यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। और स्वच्छता चैंपियन के साथ साथ वो देहरादून को साफ रखने के लिए एक शपथ भी ले रहे हैं कि देहरादून को हम साफ करेंगे, देहरादून में और अन्य लोगों को जोड़कर हम इस देहरादून की स्वच्छता को बरकरार रखेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां प्रेस क्लब दिनेशपुर के द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ स्वर्गीय खुदीराम बोस स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और विशिष्ट अतिथि बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार और नगर पंचायत चेयरमैन ने फूल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नीतियों को और उनके पराक्रम के बारे में हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रेरणा मिलती है। के लिए आहुति दी है, आप सभी से अनुरोध है कि उनको कभी नहीं भूलें। ऐसा शब्द कहने वाले हमारे नेताजी की जो संकल्प थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। थोड़ा स्लो है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गतिशील होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने सोच रखा था। आप देखिए ना, प्रेस क्लब की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है उनके जयंती के रूप में,
जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और मैं यही कहूंगा कि ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि हम लोग उस अग्रसर हो रखे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त जनमानस को इस दिवस की बधाई देता हूं और यह भी कहना चाहूंगा कि नेताजी का पूरा जीवन अपने देश की आजादी के लिए सैनिकों के सम्मान में, देश के सम्मान में उनका जीवन बीता है। उनके त्याग बलिदान को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। यानी कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रहेगा। उनका त्याग बलिदान तपस्या जो जीवन के लिए, देश के लिए उन्होंने किया, वह अदम्य साहस आज भी हमारे सैनिकों के दिल में जिंदा है। दिनेशपुर प्रेस क्लब को जिन्होंने प्रथम बार दिनेशपुर में आयोजन किया है और खास करके हमारे सैनिकों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रथम बार जो है देश का जो सेनानी है, जो प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, मोदी जी ने इनको स्थान दिया है भारत का सर्वोच्च स्थान पर। मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। इन आजादी के दीवानों ने जो कुछ किया, आज हम वजूद हमारा मौजूद है। ऐसा शब्द कहने वाले हमारे चंपावत जिले में परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों और उनके मंडल स्तरीय साथियों ने कार्य बहिष्कार किया और उत्तरांचल परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि कर्मचारी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का धरने पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जो निगम में निजीकरण की नीति ला रही है, इसको वो विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 7 बजे से खड़े हैं यहाँ, एक बस भी नहीं आई, 2 बस आई, बेचारों ने रोटी भी नहीं थी, छोटा बच्चा भी है साथ में। सुबह से बहुत ठंडा भी हो रहा है, बहुत दिक्कतों का सामना मतलब हमको पिछोरागढ़ जाना है। हाँ, हम यही हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, प्यार से बच्चा भी होता है। उसमें 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया है सरकार को, शासन को और परिवहन निगम के प्रबंधन को, और उसमें एक आंदोलन का कार्यक्रम दिया गया है। उसमें पहले चरण में आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और 24 तारीख को कुमाऊं में, हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन है और 27 तारीख को देहरादून में धरना प्रदर्शन है, ISBT देहरादून में। और उसके बाद 31 तारीख की मध्यरात्रि से सारे परिवहन निगम के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे और गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसकी वजह यह है कि सरकार परिवहन निगम का निजीकरण करने पर तुली हुई है, जमीन बेचने पर तुली हुई है। यहाँ पिछले 15-20 वर्षों से संविदा विशेष श्रेणी के नाम पे जो यहाँ भर्ती की हुई है, उन लोगों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया और न कोई अभी तक परिवहन में कोई ऐसी नीति बनाई गई कि कितने वर्ष करने के बाद उन कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा। उसके साथ साथ काफी लंबे समय से यहाँ एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि बस अड्डों का, कार्यशालाओं का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर उनको कहीं न कहीं लीज पे देने का काम सरकार का और शासन का चल रहा है। इसी में तमाम अनुबंधित गाड़ियों को कर्मचारी द्वारा कुछ मांगों को लेकर मुख्यालय स्तर में नोटिस दिया था, जिसके संबंध में आज कार्य बहिष्कार पे है। काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अडिग रहे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आज कार्य पे नहीं लौटेंगे। स्टाफ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्य बहिष्कार न करें, अपने कार्य पर लौटे ताकि जनता को निगम सुविधा मिल सके, यात्रा सुविधा मिल सके। रामनगर में 2 दिन पहले झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से हुई किशोरी की मौत के मामले में पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताते कि 2 दिन पहले ग्राम पीरू मतारा क्षेत्र में बंगाली क्लिनिक में एक झोलाछाप डॉक्टर के उपचार के दौरान एक 16 साल की किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ हंगामा करते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर हरिशंकर सरकार के खिलाफ धारा
304 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सोमवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतका दीपिका नेगी के परिजन मनोहर सिंह नेगी की तहरीर पर झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई और पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। आगे बढ़ेंगे। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां 2 क्लिनिकों पर मिली अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई और 1 सप्ताह के लिए उन्हें बंद कर दिया गया। साथ ही 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टरों की आई बाढ़ से कई मासूम और गरीब लोग अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और वहाँ पर वो डॉक्टर साहब उपस्थित भी नहीं थे और उनका वहाँ पर आज हम लोगों ने एक क्लिनिक और एक नर्सिंग होम सील किया है। क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रही थी वो आयुष वाली थी और उनके यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन पाई गई हैं और उन्होंने और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अपने जो MBBS डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर था और वहाँ पर वो डॉक्टर साहब उपस्थित भी नहीं थे और उनका वहाँ पर मरीज देखते हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया। सभी रिपोर्ट्स लेके CMO ऑफिस नैनीताल में जमा करेंगे और 10,000 रुपये का जुर्माना वहाँ पे जमा करेंगे ड्राफ्ट से। रेंगस उप निरीक्षक परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने विकासनगर SDM का घेराव किया। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेकी ने कहा कि 2014-15 में हुई रैंकर्स भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी की गई। उन्होंने बताया कि इस भर्ती घोटाले की बारीकी से जांच की जाए तो भर्ती का एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। रघुनाथ सिंह नेकी ने आरोप लगाया कि 300 अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भर्ती परीक्षा में सफल घोषित किए गए। सूत्रों की माने तो इस पूरे घोटाले को OMR शीट से छेड़छाड़ कर घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि OMR शीट की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए। परीक्षा 2014-15 की, जिसका चयन समिति के माध्यम से 2016 में रिजल्ट आउट किया गया। हमारा इसमें कहना है इसमें बहुत व्यापक पैमाने पे, जैसा हमें सूत्र बता रहे हैं, जैसा हमने इसकी पूरी खोजबीन की है, बहुत व्यापक पैमाने इसमें साठगांठ हुई है और यहां तक कि जो OMR सीट है उसमें छेड़खानी करके जो 30-40% नंबर लाने वाले हैं, 30-40 अंक हासिल करने वाले, उनको 200 से लेकर के 250 अंक दिए गए। इस तरह जो हमारे प्रदेश की काबिल युवा है, जो काबिल हमारे हेड मोहरी रहे, चाहे काबिल सिपाही थे, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे। एक तरह से बिल्कुल वहीं पे आज संतरी बने बैठे हैं। लेकिन जो साठगांठ करने वाले हैं वो आज कई मलाईदार पदों पे आज थानेदार बने बैठे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां कोतवाली पुलिस ने आशुतोष नगर तिराहे से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली। बताते हैं आरोपी पहले भी लूट और चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि आरोपी का नाम सोनू है और वह डोईवाला का रहने वाला है। आरोपी ने 18 जनवरी को आशुतोष नगर तिराहे पर खड़ी बाइक चोरी की थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी। CCTV कैमरे में बाइक चोरी की तस्वीरें भी कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाइक चुराने वाले सोनू को जंगलात बैरियर से गिरफ्तार कर लिया।
खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। दरअसल अभियुक्त अब तक श्रीनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के अन्य विभिन्न हिस्सों से भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा है। वहीं करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद अभियुक्त अपना स्थान लगातार बदल रहा था। बता दें कि 1 साल से पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी है। नवंबर 2021 में कोतवाली श्रीनगर में स्थानीय व्यापारियों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह बात उजागर की थी कि एक अरुण राज चलैया नाम का व्यक्ति था, जिसके द्वारा उन्हें घरेलू सामान, अलमीरा वगैरह बेचने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की तलाश में उसकी गिरफ्तारी है। तो ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से एक लोडर वाहन और पीडब्ल्यूडी विभाग का चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हर्सल गार्डन के पास सड़क पर लगाए गए लोहे के गार्डर चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों में जेल भेज दिया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा है। तो आपको बता दें कि काशीपुर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को लेकर लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है और जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को स्मैक समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से लगभग 8 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अभियुक्त की कुंडली खंगालने में लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान की कड़ी में कल हमारे सब इंस्पेक्टर बांसवाड़ा चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल ने एक व्यक्ति को 8.5 ग्राम करीब 8.5 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तो देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। देहरादून के एक निजी होटल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देते समय समेत दूसरे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कृषि से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश में मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की हाथ जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता चाहे वह हाथ जोड़ो या फिर कुछ भी करे, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले खुद अपने संगठन के अंदर ही हाथ जोड़ ले तो वो बड़ी बात होगी। सब जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार हाथ जोड़े हैं। जनता के बीच जो उनकी कार्यशैली रही, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार से पूरे प्रदेश को डुबाने का काम किया गया। सबको मालूम है, उनको वो हाथ जोड़े या पहले तो उनको अपने आप में किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो है अपने संगठन में पहले हाथ जोड़ लो। और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं, इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।